ये केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने 6 लेक्चर देख लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को देखा था और इस लेक्चर में हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू करेंगे। और ये सब्जेक्ट छोटा सा सब्जेक्ट है पर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सब्जेक्ट का नाम है, मतलब नया टॉपिक है, अम्ल और क्षार। अम्ल, क्षार और लवण, तीनों को हम लोग देखेंगे। तीनों एक दूसरे से सब रिलेटेड है, इसीलिए तीनों को हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू करने से पहले अम्ल और जो क्षार होता है इसमें अंतर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे। और यहीं पे हम लोग इसका डिटेल भी करेंगे। दोनों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ें। एक एक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ पढ़ेंगे कंपेयर करके तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है। देखिए क्षार जो होता है, देखिए कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि लिखा रहता है भस्म, तो भस्म भी क्षार ही है। जो जो भस्म जो जल में घुलनशील हो सकते हैं, यानी कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ठीक है। और जो बेस मतलब जो है, ये बेसेज, ये इसका हिंदी, इसका भस्म को ही बेस कहते हैं और क्षार को बोलते हैं एलेकली। लेकिन हम लोग ऐसे यूजुअल भाषा में क्षार ही यूज करते हैं, तो आप लोग क्षार ही समझिएगा। बेस को क्षार ही यहाँ पर लेके मान के चलना है। अगर एग्जाम में आता है क्षार तो उसको आप लोग बेस ही समझिएगा। देखिए क्षार जो है उसको अगर हम लोग समझे तो जो क्षार है वो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं उसी को क्षार कहते हैं। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है उसको पहचानने के लिए, तो ये खट्टा लगता है स्वाद में। इतना नींबू और शरबत वगैरह जो होता है सब इसी में आएगा। और जो क्षार होता है ये कड़वा स्वाद लगता है इसका। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर इससे भी एक और इम्पोर्टेंट होता है इसकी पहचान करने का, कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, ये जब लिटमस पेपर हम लोग जब अम्ल डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर पर अगर हम लोग क्षार डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा। ये आप लोग का पार्ट याद कर लीजिए। लिटमस पेपर देखिए किसको कहते हैं, लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है। तो अगर उस पर लिटमस पेपर अगर हम लोग अम्ल डालते हैं तो वो लाल रंग हो जाएगा, और क्षार डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाएगा। और एक है इसमें जो कि दोनों के लिए कॉमन है, ये दोनों सुचालक होते हैं विद्युत का, सुचालक। यही BPSC 69 में क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसे ही 3 ऑप्शन दिए हुए थे, एक अम्ल, 2 अम्ल थे, उसमें एक क्षार थे, तो उसका ऑप्शन यही होगा कि दोनों सुचालक होते हैं। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है दोनों को, लग रहा है दोनों सुचालक ही होंगे। देखिए और इसका जो ये तो हो गया दोनों में अंतर करने का, लेकिन जो इसके परिभाषा है, ये एक्चुअल परिभाषा अम्ल की क्या है, उसको कई लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। जैसे सबसे पहले देखिए आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे। आर्हेनियस ने कहा कि अगर हम लोग अम्ल को जल में घुलाएं तो हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन, आयन हमने बताया था क्या होता है, H+ का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने परमाणु जो पढ़ा था, परमाणु संरचना, वहाँ पे देखा था कि अगर प्लस लगा है तो वो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अस्थिर हो गए। तो यही चीज़ है। आर्हेनियस ने ये बोला कि जब अम्ल को अम्ल प्लस अगर हम लोग जल करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन आयन देगा। ये आर्हेनियस का था परिभाषा। और फिर दूसरे लोगों ने दिया, जैसे एक थे ब्रांस्टेड। ये सब आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसे ही सवाल आएगा। इन्होंने कहा कि जो भी जो मतलब तत्व हैं जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, प्रोटॉन देने की जो भी क्षमता रखते हैं तत्व, वो है अम्ल। ये ब्रांस्टेड ने कहा था। और एक लुईस थे, लुईस, 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों साइंटिस्ट को बस हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने कहा था कि जो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण कर सकता है, देखिए जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है हाइड्रोजन आयन देने के लिए, तो इन्होंने यही कहा था। अब देखिए जो आर्हेनियस थे
उन्होंने क्षार के लिए कहा था कि ये OH आयन देना चाहिए। OH माइनस आयन, माइनस का मतलब होता है कि एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो जो OH आयन देगा वो है क्षार, जो H आयन देगा वो है अम्ल। तो ये आप लोग याद कर दीजिएगा। और कौन से ने दिया था? ये आर्हेनियस ने। बात करें बर्नस्टीड का, तो इन्होंने कहा कि जैसे इसमें क्या है, प्रोटॉन देने की क्षमता हो, तो इसका उल्टा कर लीजिए, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता। यहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला पदार्थ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पदार्थ। ये हो गए अम्ल और क्षार, ये तीनों इसके हो गए। इसमें ये ब्रांस्टेड है, ऐसे भी सवाल आते हैं, या फिर ऐसे लिखे रहेगा प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन पदार्थ होते हैं। तो ये आप लोग को बस समझ लेना है। और देखिए कुछ इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो हमको लगता है यहीं से आते हैं। तो चलिए लिखते हैं अम्ल के प्रकार। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये मिलता है सिरका और शराब में, एसिटिक अम्ल। बात करें फार्मिक अम्ल, ये तो ज़्यादा सबको पता होगा। फार्मिक अम्ल ये मिलता है, जो चींटी होती है, इसको लाल चींटी बोलते हैं, या चींटी के डंक में होता है, तो लाल चींटी फार्मिक अम्ल हो गया। फिर बात करें एक साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल मिलता है नींबू और संतरा। नींबू की जो भी फैमिली वाले हैं सबको मिलता है, जिसमें विटामिन सी होता है। और इसके बाद बात करें और जो होता है, जैसे हो गया ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक तो ये पालक में मिलता है। फिर हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ये आप लिख लीजिएगा जैसे हम बोल रहे हैं उसी से, जिसको विटामिन सी भी बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये बायोलॉजी में जब हम लोग विटामिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, विटामिन ए को रेटिनाल, B1 को थायमिन, ऐसे ही इस विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और ये मिलता है आंवला में, और नींबू में भी यही हो गया। विटामिन सी हमने बताया ही था, ये सी वाले हैं, यही हो गए। और एक होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इसको याद करने का तरीका है टार्टरिक और टर्मरिक। और जो इमली है इसमें होता है, इसको टामारिंड बोलते हैं, तो टाटा से जो भी नाम होगा वो हो जाएगा। फिर इमली, अंगूर, जो कच्चा आम होता है तो उसमें भी होता है। ये हो गई ये एसिटिक अम्ल सिरका और शराब में, फार्मिक अम्ल लाल चींटी, साइट्रिक अम्ल होगा नींबू संतरा, ऑक्जेलिक पालक, और टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और आम में। और चलिए थोड़ा बहुत क्षार का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी कैल्शियम वाला होगा, हमने बताया था पीरियोडिक टेबल वाले में, जो भी S1 वाले जो धातु होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं S ग्रुप में जो होते हैं, पहले वाले में वर्ग 1 में, और S ग्रुप में जो होते हैं उन वो क्षारीय धातु होते हैं, और S2 में होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होते हैं। तो जो भी होगा वो इसमें होगा। तो सबसे इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को जो चूने का पानी होता है इसी को बोला जाता है। CO में जब हम वाटर मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और फिर हो गया अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा वो सब हो जाएगा। फिर सोडियम, अमोनिया का हाइड्रोक्साइड NH3 का, फिर सोडियम का, पोटेशियम का, जो भी जिसका भी हाइड्रोक्साइड हो वो सब हो जाएगा। ये जो अमोनिया का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कांच को साफ करने में होता है, ये साबुन में होता है। सोडियम और पोटेशियम का हम लोग जब देखेंगे साबुन, वहाँ पर देखेंगे Na2CO3 NaHCO3 से फार्मूला क्या होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जितना भी हाइड्रोक्साइड होगा, कोई भी हाइड्रोक्साइड आप लिख लीजिए, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, तो ये सब क्षार होंगे। और जो भी अम्ल है ये अम्ल है। तो ये हो गया। और इसमें आगे देखते हैं कि जो अम्ल और क्षार होते हैं, अगर किसी के साथ अब क्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है, अगर जो धातु है, अगर वो अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करता है धातु, तो वो क्या बनाएंगे, वो लवण बनाएंगे। जो कि जो धातु होता है वो क्षारीय होता है। देखिए हम आपको बताते हैं, जब अम्ल, लवण का जो फॉर्मूला ये था, अम्ल प्लस क्षार मिलके लवण बनाते हैं। तो अगर ऐसा रहे कि अम्ल प्लस धातु हो
ये लवण बनाएंगे, लेकिन सभी धातु नहीं बनाएंगे, इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम नहीं, कॉपर हो गया और सिल्वर का हो गया Au, गोल्ड Au और सिल्वर, ये जो तीनों हैं ये नहीं बनाते हैं। क्रोमियम हो गया, जो भी मतलब अच्छे धातु होते हैं, बाकी जितना भी धातु होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जिसमें जंग लगता है, वो सब अम्ल के साथ मिलके लवण बना सकते हैं। और बात करें अगर वो धातु कार्बोनेट के साथ मिले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उसके साथ मिल के फिर अम्ल मिलाए तो वो भी लवण और CO2 होते हैं। देखिए ये कैसे लिखा, कैसे जाता है इसको, जैसे अम्ल और हम लोग अगर धातु मिलाए तो ये बनेगा लवण और H2। और बात करें अम्ल और उसके साथ हम लोग धातु का कार्बोनेट मिलाए, कार्बन के सही धातु, तो ये बनेगा लवण प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सवाल आते हैं। और अगर इसके बाद हम लोग बात करें अगर धात्विक ऑक्साइड को अगर हम लोग अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, तो ये बनाएंगे लवण प्लस जल। आप लोग ये हम जो बोल रहे हैं उसको सुन के लिख लीजिएगा, यहाँ पे छोटा जगह है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल बना ही नहीं, देखिए हो गया। और हम लोग थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। देखिए एक और सवाल आता है इसमें कि तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन, तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन। देखिए इसका बस सिंपल सा अर्थ है कि जब जल में हम लोग अम्ल या क्षार कोई भी मिलाएंगे तो जल की जो सांद्रता है वो घट जाएगी। सांद्रता में जो है वो कम हो जाती थी। ऐसा वाले तनुकरण से क्या होता है, इसी को तनुकरण बोलते हैं। तनुकरण यानी कि जल में अम्ल या क्षार मिला के और उसकी जो आयतन, जो सांद्रता की आयतन है प्रति इकाई, उसको कम कर दिया जाता है। ये जो होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में। और ऊष्माक्षेपी है यानी कि ऊष्मा निकलता है, और ऊष्मा अगर शोषी रहेगा तो ऊष्मा को अवशोषण करेगी, और ऊष्मा का अगर अवशोषण होगा तो पास का जो जगह होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया वाले लेक्चर हम लोग देख लिया था, आप लोग नहीं देखे तो वहाँ पर देख लीजिए। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना होता है हम लोग, एक और चीज़ है pH स्केल। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा pH स्केल, जैसे हम लोग अम्ल और क्षार को मापते हैं। pH स्केल देखिए, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको खोजा था, जिस इस पे आता है सबसे पहले सोरेंसस ने इसको खोजा था। नहीं आता है सवाल किसने pH स्केल को खोजा था, तो सोरेंसन ने खोजा था इसको, pH स्केल को। pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए सिंपल सा ये टॉपिक, कुछ इसमें नहीं है। उन्होंने क्या किया कि एक स्केल बनाया, यहाँ पर रखा 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 के बाद 14 तक। उन्होंने कहा कि जो 7 से जितना इधर हम लोग जाएंगे उतना ज़्यादा अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 के आगे जितना हम लोग जाएंगे उस वस्तु का या जो पदार्थ है उसका क्षारीयता बढ़ेगी। और 7 को उन्होंने कहा उदासीन जगह, यह उदासीन। जो भी चीज़ 7 पर रहेगा, जैसे जो एकदम फ्रेश जो वाटर होता है वो 7 उसका pH मान होता है। तो इसी आधार पर हम लोग pH को निकालते हैं। अगर पूछे pH का क्या होता है तो इसको इस तरह पे लिखा जाता है log 1/H+, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। या फिर इसको इस प्रकार भी लिखता है, log का यहाँ पर मान हो जाता है वो 10 का पावर -7। तो ये जरूरी नहीं है, तो ज़्यादा फार्मूला हो गया, ये आप लोग याद कीजिएगा। अगर 7 से अगर हम लोग 0 की तरफ जाएँ तो अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से आगे जाएँ तो क्षारीयता बढ़ेगी। और इसमें जो सवाल आते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहला सवाल आता है, कुछ पदार्थ रहेंगे और उनका pH मान पूछेगा। जैसे नींबू हो गया, नींबू का pH मान होता है 2.2। बात करें शराब की, शराब में हमने अभी देखा था कौन सा अम्ल पाया जाता है 2.8। नींबू में भी हम लोग देखा था साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और शराब में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो भी अम्लीय पदार्थ है, काफ़ी हो गया,
काफ़ी में 5.5, ये आप लोग उतार लीजिएगा, ये ज़रूरी है। अगर बात करें सिरका की, शराब और सिरका हमने देखा था, दोनों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, 2.4, और टमाटर की तो 4। और जो लार होता है आदमी का, जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो उसका होगा 6.5 से 7.5। इसी में ये जो अम्लीय होता है, इसी के कारण ये कार्बोहाइड्रेट को पचा पाता है, और प्रोटीन यहाँ पर नहीं पच पाता है। प्रोटीन आगे फिर क्षारीय में पचता है, ये वहाँ का टॉपिक है। फिर बात करें रक्त की, तो इसका 7.4, यानी 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय हो जाएगा रक्त। और दूध जो है वो थोड़ा अम्लीय होता है, 6.4। तो ये आप लोग उतार लीजिएगा। जैसे मतलब नींबू का 2.2, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, टमाटर का 4, कॉफ़ी का 5.5, लार का 6.5, और रक्त का 7.4, दूध का 6.4। और एक और आता है, हाँ, मूत्र का, इसका भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है, 5.5 से 7.5। तो ये हो गया अम्ल। कुछ और देखिए, कुछ अम्ल के बारे में लिख लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो अम्ल हैं उनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि सवाल में आते रहते हैं। देखिए अम्ल के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है अम्ल का, हम लोग यहीं पर बना लेते हैं, फिर इसको मिटाएंगे तो फिर यहाँ से हम लोग लवण चालू करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है हाइड्रोक्सी अम्ल। देखिए हाइड्रोक्सी अम्ल किसको कहते हैं? जिसमें केवल हाइड्रोजन हो, H हो, मतलब H जरूरी होना चाहिए, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, तो ये सब हो गया हाइड्रोक्सी अम्ल। फिर दूसरा होता है ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें H भी हो और O भी हो। H तो ज़रूरी है, ठीक है, बिना H का अम्ल नहीं बन सकता है। तो हाइड्रोक्सी में केवल H, और ऑक्सी में H और ऑक्सीजन दोनों हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका हो जाएगा CO2, ये भी अम्लीय ही होता है, SO2। देखिए एक इसका क्या है कि जिस भी पदार्थ में ऑक्सीजन O2 50% से ज़्यादा होगा वो पदार्थ अम्लीय होगा, ठीक है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसमें 50% कार्बन 50% ऑक्सीजन है, तो ये उदासीन होगा। और अम्लीय में एक और चीज़ आता है, जैसे अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का मतलब यही होगा, सिंपल सा मतलब है, जिसका 7 से कम अगर हो pH मान, वैसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कर देते हैं। 5.6 से कम होता है इसका मान, ये हो गया। जैसे अगर CO2 जो भी ऑक्सीजन वाला होगा, SO2, NO2, देखिए सबसे आसान तरीका आपको समझने का है। अगर पूछिए, अगर एग्जाम में आए कि अम्लीय वर्षा में क्या नहीं होता है, जिसमें देख लीजिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा या हाइड्रोजन नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये हो गया, ये सब मिल के, जैसे CO2 मिलेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा, SO2 मिलेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा, NO2 मिलेगा तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो ये हो गया अम्लीय वर्षा। एक और आता है अम्ल में अम्लराज, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, एक्वारेजिया। अम्लीय वर्षा भी हम लोग बहुत पढ़ना, जब हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूशन में, इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। बस यहाँ पे हमने अम्ल आ गया तो बस अम्लीय वर्षा को समझा दी, और कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं। अम्लीय वर्षा कभी भी केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, बस ऐसे ही हमने सब टॉपिक को जोड़ दिया। देखिए इसका क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ये अम्लराज, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसमें हम लोग मिलाते हैं एक नाइट्रिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 पार्ट और नाइट्रिक अम्ल का 1, ये होता है 3:1 रेशियो में मिलाते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी ये गला सकता है। तो सबसे अगर पावरफुल पूछे कौन सा होता है तो उसको अम्लराज बोलते हैं। और अम्लराज जो बनता है वो HCl और नाइट्रिक अम्ल को मिलाने में बनता है। ये हम लोग का अम्ल और क्षार में जितने भी हम लोग को चीज़ पढ़ना था हम लोग सब कुछ पढ़ लिया। अब चलिए लवण को देख लेते हैं, और सिंपल सा है, कोई लवण में ज़्यादा नहीं है, तो इसको मिटा के फिर उसको कर लेते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा ये आज का टॉपिक। चलिए फिर लवण को भी ख़त्म कर लेते हैं। लवण यानी कि साल्ट, हमने बताया साल्ट कैसे बनता है, लवण, अम्ल
और क्षार मिल के लवण बनाएंगे। ठीक है, देखिए हम इसका एग्जाम्पल, और लवण के साथ जल भी बनता है, लवण प्लस जल। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले अम्ल HCl हम लोग ले लेते हैं, और क्षार में हम लेते हैं NaOH, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लवण NaCl, और ये H मिल जाएगा उसके साथ H2O, ये हो गया। ठीक है, अगर पूछे कि कैसी अभिक्रिया होती है तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें और भी होता है, जैसे वो सिंपल सा चीज़ है कि अगर प्रबल अम्ल हो और क्षार कम हो, लवण कैसा बनेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा। अगर अम्ल कमज़ोर हो और क्षार ज़्यादा हो तो क्षारीय लवण बनेगा। तो ये इसका प्रकार हो गया, और एक उदासीन लवण हो गया। इसमें और भी होता है, जैसे एक होता है द्विलवणीय। इस नाम से समझ में आएगा, तो इसमें 2 समान लवण होना चाहिए। बात हो गया मिश्रित। मिश्रित लवण किसको कहते हैं, इसमें अम्ल या क्षार कोई भी एक से ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा इसका। फिर बात करें जटिल, अगर जटिल लवण का बात करें तो ये होता है कि जो जटिल होता है वो जल में कम घुलता है। इसमें अम्ल और क्षार का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत सारा जटिल होता है। तो बस यही है, अगर पूछे कि अम्लीय लवण किसे कहते हैं, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें अम्ल ज़्यादा होना चाहिए, क्षार कम होना चाहिए। अगर पूछे क्षारीय लवण तो अम्ल कम और क्षार ज़्यादा। द्विलवणीय यानी कि 2 लवण हो, मिश्रित यानी कि 1 से अधिक क्षारीय अम्ल हो, और जटिल यानी कि जल में कम घुलनशील हो। और कुछ लवण का नाम लिख ले हम लोग, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया NaCl, यही होता है साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं। साधारण नमक का फार्मूला NaCl हम लोग बचपन से पढ़े हैं। और देख ले कास्टिक सोडा, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब हम लोग सोडियम पढ़ेंगे तो ये सब कास्टिक सोडा के बारे में। इसका होता है NaOH फार्मूला। ठीक है, ये भी NaCl और H2O मिल के बनता है, लवण और पानी मिल के ये बनता है, ये क्षारीय होता है। बात करें विरंजक चूर्ण की, ये सब आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा क्योंकि यही सवाल आते हैं। कास्टिक सोडा का क्या होता है फार्मूला, इसको बोलते हैं CaO, विरंजक चूर्ण, और Cl2। हाँ, इसमें क्लोरीन मिल जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और बात करें बेकिंग सोडा की, ये कास्टिक सोडा हो गया। 3 प्रकार का होता है, एक धोने वाला सोडा, एक बेकिंग सोडा, और एक कास्टिक सोडा। तो बेकिंग सोडा में NaHCO3, और बात करें धोने वाला सोडा तो Na2CO3। ठीक है, तो बस इतना ही हो गया, और ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, छोटा वीडियो हो गया। कल हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें धातु और मिश्र धातु के बारे में देख लेंगे। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।